इसकी फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने आपको बताया कि एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है। तो ये होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अकाउंट होता है ना, तो हमने क्या करा है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट बनाया है, और जो भी हमारे एनआरआई हैं उनसे कहा है कि भाई तुम्हारी जो भी कमाई हो अपने डॉलर में वो कमाई इस वाले अकाउंट में जमा कर दो। जमा कर दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे फायदे देंगे, है ना, 5 साल के लिए कम से कम जमा करना है, तो हम तुम्हें ब्याज भी देंगे, इंडिया में और बहुत सारी सुविधाएं भी देंगे, ऐसा हमने उनको लालच दिया है। तो बहुत सारे एनआरआई जो हैं वो इस माध्यम से हमारे देश में पैसा जमा करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से पैसा हमारे यहाँ आता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां भी हम कैसे होंगे, सरप्लस में होंगे, मतलब हमारे देश में पैसा आ रहा है ज्यादा और हमारे देश से बाहर जा रहा होगा कम, सिंपल सी बात है। अगर इन तीनों अकाउंट को जोड़ दें तो कैपिटल अकाउंट में जो है वो हम कैसे रहते हैं, सरप्लस में ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर कैसे हैं, सरप्लस में ही रहते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं सरप्लस, हम यहां पर सरप्लस में ही रहते हैं, ठीक है ना। यानी कैपिटल अकाउंट में सरप्लस में है और करंट अकाउंट में डेफिसिट में है, और इस तरीके से हम अपने डेफिसिट को मेंटेन कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, लोन हमारे पास बहुत कम था, बैंक कैपिटल बहुत कम आया करता था। अब सरकार ने इसको प्रमोट करना शुरू करा, खूब सारा एफडीआई लाना शुरू करा, खूब सारा एफआई लाना शुरू करा, खूब सारे इन्वेस्टमेंट बाहर से लाना शुरू करे, खूब सारे हमारे पास बैंक कैपिटल्स आते हैं बाहर से। तो जब खूब सारे आने लगे तब हम कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट को मैनेज यहां पर करना शुरू कर दिया और हम मैनेज को कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा चार्ट है जो आपको समझ में आया होगा। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ है, हालांकि और चीजें मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। इतनी बात पूरी समझ में आई। अब यहीं पर समझना है कि भाई बैंक कैपिटल हमारी जीरो क्यों हो जाती है, उसको जीरो क्यों करना पड़ता है, या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे जीरो क्यों मेंटेन करना पड़ता है, उसको जरा आप समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, दो चीजें थी, एक कंडीशन थी सरप्लस और एक कंडीशन थी डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट का मतलब यह था कि हमारे देश में से डेबिट हो रहा है ज्यादा, डेबिट ज्यादा हो रहा है। अगर हम डेफिसिट की बात करें, इसका मतलब क्या है कि डेफिसिट हो रहा है ज्यादा और क्रेडिट हो रहा है कम, है ना। और सरप्लस की बात करें तो यहां पर जो डेबिट है, सरप्लस की बात करें तो यहां पर जो डेबिट है ये कैसा है, कम, और क्रेडिट कैसा है, ज्यादा। सिंपल, ये तो मतलब है ना, ये मतलब है ना, ठीक है। अब देखिए जरा सोच के, क्या सोचना है, सोचना ये है कि अगर ये सरप्लस कंडीशन है तो डेबिट कम है, क्रेडिट है ज्यादा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि क्रेडिट अगर ज्यादा है मतलब हमारे देश में खूब सारा जो है वो डॉलर आ रहा है। सुनते रहिएगा, खूब सारा डॉलर आ रहा है, खूब सारा डॉलर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि बाहर के लोग हमारे देश में डॉलर भेजने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। या दूसरी भाषा में हमारा माल खूब सारा बिक रहा है, उसके बदले खूब सारा पैसा आ रहा है। या तीसरी भाषा में हमारे देश में खूब सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खूब सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिससे हमारे पास खूब सारा पैसा आ रहा है। ये तो मतलब है ना। या चौथी भाषा में हमारा इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया, हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे तो पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, पैसा आता जा रहा है, आता। ये तो मतलब है ना। कुल मिला के कहानी यही है कि बहुत सारा, अगर हम एक मुद्रा की बात करें तो डॉलर की बात कर लेते हैं, बहुत सारा डॉलर हमारे देश में आ रहा है, ठीक। अब दोस्तों, क्या ये डॉलर जो हमारे देश में आ रहा है, क्या ये डॉलर हमारे देश में चल पाएगा? नहीं। यहां क्या चलता है, रुपया। तो जितना भी डॉलर आएगा वो हमारे देश में क्या होगा, रुपए में चेंज करना पड़ेगा सभी को, जो भी लोग लेके आएंगे, ठीक है। जब इतना सारा डॉलर आएगा और इतना सारा डॉलर रुपए में चेंज होगा तो मुझे बताओ रुपए की डिमांड बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? वो डॉलर क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा, रुपए की डिमांड करेगा कि भैया डॉलर रख लो रुपया दे दो, डॉलर रख लो रुपया दे दो, रुपए की डिमांड बढ़ेगी। जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या हो रहा है, करेंसी डिमांड। रुपए की डिमांड क्या हो रही है, अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो रुपए करेंसी की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब सीधी सी बात है, अगर रुपए करेंसी की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है तो रुपया करेंसी की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यानी जो रुपया करेंसी है वो कैसा हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, स्ट्रांग हो रहा होगा, है ना। सिंपल समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। अब यहीं पे परेशानी हो जाती है दोस्तों। क्या परेशानी होती है
अगर ये स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं मान लूं कि $1 में मान लिया 100 रुपए हैं, आज की डेट में मान लिया मैंने कि $1 में 100 रुपए हैं, और यहां ये स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब अब $1 में 100 रुपए नहीं होंगे, अब तो उससे कम रह जाएंगे, 90, 80, 70, 60, ऐसा, यही तो होगा ना। जब ऐसा होगा ना तो एक कंडीशन फिर आएगी, उसको समझ लेंगे तो मैं उसका रिजल्ट यहां पे लिखूंगा। देखिए मान लीजिए $1 में 100 रुपए थे और ये करेंसी स्ट्रांग हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब 100 रुपए तो रहेंगे नहीं, कम हो जाएंगे। मैंने मान लिया 80 रह गए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ना दोस्तों बहुत सारी चीजें होंगी। क्या? सबसे पहली चीज तो ये होगी कि भैया हमारे जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है ना उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे? हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो माल बेच रहे थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। पहले एक विदेशी अगर भारत में $1 लेके आ रहा था तो उसे कितने का माल मिल रहा था? 100 रुपए का। अब उसी विदेशी को कितने का माल मिलेगा? 80 रुपए का। यानी विदेशियों के लिए हमारा माल कैसा हो गया? महंगा हो गया। हो गया ना? यानी हमारा जो माल है वो कैसा हो गया? महंगा हो गया। इसका मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भैया कम हो सकता है ना। इसका मतलब जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो कैसे रहेंगे? वो भैया नुकसान में रहेंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? ये बात पूरी समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? ये यहां समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, अगर इंपोर्ट की बात करें तो पहले हमारे देश के लोग 100 रुपए लेकर जा रहे थे और उनको $1 का माल मिल रहा था। अब उनको वही माल कितने मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। यानी उनका फायदा हुआ। यानी हमारा जो इंपोर्ट है वो ऐसी कंडीशन में बढ़ सकता है। यानी हमारे जो इंपोर्टर हैं वो भैया कैसे हो सकते हैं? फायदे में हो सकते हैं। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा एक बात और भी है, जब खूब सारा डॉलर हमारे पास आ रहा है तो देश में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। देश में क्या होगा? मनी सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहां लिख देता हूं, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और हमने ये बैंकिंग वाले सीन में पढ़ा था, जब बैंकिंग चैप्टर को पढ़ा था, कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तब तब हमारे यहां क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। यानी इन्फ्लेशन क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। सिंपल। क्या है, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है तो हमारे देश में क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है दोस्तों बढ़ेगा। क्या ये बात पूरी आपको समझ में आ रही है? बढ़िया। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जब कंट्री कैसी होती है? सरप्लस में होती है। ठीक है। अब इन सब चीजों में हम लोग केवल क्या करते हैं कि रुपया स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अरे भाई स्ट्रांग होने के इंपैक्ट भी बहुत सारे हैं। अगर स्ट्रांग होना है तो धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज $1 में 84 रुपए हैं तो कल को $1 में 50 रह जाए ना। अगर ऐसा हो गया तो पूरी इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी। ठीक है। धीरे धीरे होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ठीक है। आज 84 है, कल 83 हो जाए, परसों 82 हो जाए, 81 हो जाए, 80 हो जाए, ऐसे दिन बाय दिन, महीने भाई महीने अगर स्ट्रांग होगा तो ठीक होगा, वरना नहीं। क्लियर? जस्ट अपोजिट इन केस, डेबिट ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम हो रहा है। डेबिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब बहुत सारा रुपया हमारे देश में से बाहर जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब भाई रुपया तो बाहर जाएगा नहीं, है ना? सीधी सी बात है, रुपया तो बाहर जाके बेकार हो जाना है, तो रुपया तो बाहर जाएगा नहीं। क्या जाएगा बाहर? डॉलर जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या है कि बहुत सारा रुपया लोग देके डॉलर ले रहे हैं और डॉलर को बाहर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। रुपए करेंसी की डिमांड यहां बढ़ रही थी, यहां क्या होगा? रुपए करेंसी की डिमांड घट जाएगी क्योंकि हमारा रुपया बेचा जा रहा है ना? ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो रुपया है उस करेंसी की डिमांड जो है क्या हो रही है? अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो रुपए करेंसी की डिमांड जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर हम यहां पर डॉलर से कंपेयर करें तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारी डिमांड जो है कम हो रही है, डॉलर की बढ़ रही है। ऐसे में क्या होगा? हमारे रुपए करेंसी की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी भैया? गिर जाएगी। वैल्यू गिर जाएगी। अब वैल्यू गिर जाएगी तो जस्ट अपोजिट इन केस हो जाएगा। कैसा? ये वाला। अगर भैया $1 में मान लिया 100 रुपए, ये थोड़ा नीचे लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां पर। देखिए अगर मान लीजिए $1 में 100 रुपए थे तो डेफिसिट का मतलब है कि अब $1 में कितने रह जाएंगे? भाई डेफिसिट हुआ है ना, यानी हमारी करेंसी क्या हुई है? स्ट्रांग नहीं हुई है, मजबूत नहीं हुई है। हमारी करेंसी कैसी हुई है? बेकार हुई है, कम हुई है, कमजोर हुई है। इसका मतलब अब $1 में 100 से ज्यादा रुपए होंगे। मैंने मान लिया 110। ठीक है।
जब ऐसा है तो यहां पर देखिए करेंसी स्ट्रांग हुई थी, यहां पर क्या हो जाएगा, करेंसी वीक हो जाएगी, रुपए करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, करेंसी जब वीक हो जाएगी तो फिर यही कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि जस्ट अपोजिट होगा। अब हमारे जो इंपोर्टर हैं उन्हें नुकसान होगा। क्यों? पहले वो 100 रुपए देकर $1 का माल लेके आ रहे थे, अब उन्हें 110 रुपए देकर $1 का माल मिलेगा। यानी हमारे इंपोर्टर क्या हो जाएंगे, नुकसान में हो जाएंगे, है ना। यानी हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे जो इंपोर्टर हैं उनको नुकसान होगा, इंपोर्टर को नुकसान होगा। लेकिन उल्टा अगर देखें तो एक्सपोर्टर को यहां पे फायदा होगा। कैसे? पहले $1 में विदेशियों को हमारे यहां 100 रुपए का माल मिल रहा था, करेंसी हो गई डेप्रिशिएट, करेंसी हो गई डाउन, तो अब उन्हें कितने का मिल रहा है, 110 का। यानी विदेशियों के लिए हमारा माल कैसा हो गया, सस्ता हो गया। अब हमारा माल खूब बिक सकता है ना। तो हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो हो सकता है कि बढ़ जाए, एक्सपोर्ट क्या हो सकते हैं, बढ़ जाए। इसका मतलब एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो गुड्स हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, होगा ना। हमारे एक्सपोर्ट खूब बिकेंगे, मार्केट में कॉम्पिटिट करेंगे, ठीक है ना। यानी हमारे जो एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहां पर क्या हो रही थी, कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो रही थी। ठीक है ना, देखिए, है ना। यहां पर क्या हो रही थी, कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो रही थी, यहां पर क्या होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहां से रुपया बहुत सारा क्या हो रहा है, चला जा रहा है ना। जब रुपया बहुत सारा चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, डॉलर हमारा चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो क्या होगा भैया, तो हमारे कंट्री में क्या होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और यहां पर दोस्तों इन्फ्लेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी यहां पर। ठीक है ना, हमारा इंपोर्ट यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंपोर्टर क्या हो रहा है, नुकसान में हो रहे हैं। तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो वीक हो रही है। अब करेंसी की वैल्यू वीक हो रही है तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। हमने जो उधार ले रखे होंगे वो भी महंगे हो जाएंगे, अब ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए $1 के उधार पर कितने रुपए देने थे, 100 रुपए, और अगर ऐसी कंडीशन बन गई है तो उसी डॉलर के बदले कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपए। हमारे लिए लोन महंगे हो जाएंगे, यहां पर लोन क्या है, सस्ते हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इनको स्टेप बाय स्टेप अगर करा जाए तो ठीक है, लेकिन वैसे हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं होती है अगर अचानक से हो। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये बैलेंस रहे, रुपया और डॉलर का रेट जहां पर है वहीं पर फिक्स रहे। क्यों? एक और चीज है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हम देखें ना तो सरप्लस और डेफिसिट एक तरीके की साइक्लिक प्रोसेस है। अगर सरप्लस होगा तो ये आगे जाकर डेफिसिट बन सकता है, अगर डेफिसिट होगा तो आगे जाकर सरप्लस बन सकता है। कैसे? देखिए, सरप्लस है, सरप्लस में यहां पर देखिए, सरप्लस का मतलब क्या था कि हमारे पास पैसा आ रहा है ज्यादा, विदेशी मुद्रा आ रही है ज्यादा और जा रही है कम, बढ़िया बात है, अच्छी कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन की वजह से यहां पर देखिए एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है ना, एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है और इंपोर्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इंपोर्ट बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट घट रहा है तो विदेशी मुद्रा कम आना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही हम पे खूब सारा विदेशी मुद्रा आया तो आगे जाकर क्या होगा, हमारा पैसा ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा और बाहर से आना कम शुरू हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन अगर रही तो आगे जाकर यही क्या बन जाएगा, डेफिसिट बन जाएगा। जब डेफिसिट होगा तो फिर उल्टा चक्कर देखिए, यहां पर एक्सपोर्टर को फायदा और इंपोर्टर को नुकसान। यानी जब डेफिसिट होगा तो हमारा माल बिकना शुरू हो जाएगा, खूब सारा विदेशी मुद्रा आना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी ये दोनों क्या है, एक तरीके की साइक्लिक प्रोसेस है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये बैलेंस रहे, ये साइकिल चलना शुरू ना हो जाए, ये जहां पर है वहां पर रुकी रहे। उससे क्या होगा, हम सबको फायदा होगा। ठीक है ना। अब इस काम के लिए हमें करना क्या है कि जैसे ये डेबिट और क्रेडिट में ऊपर नीचे हो तब इसको बैलेंस कर दिया जाए। यानी अगर मान लीजिए हमारे देश में से ज्यादा डॉलर, ज्यादा रुपया बाहर चला गया है तो मार्केट में उस रुपये को उतार दिया जाए, तब कहानी बराबर बराबर हो जाएगी। और अगर मान लीजिए बाहर से ज्यादा डॉलर आ रहा है तो उसको मार्केट से निकाल दिया जाए। यही काम आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे देश में खूब सारा डॉलर आ रहा होता है, खूब सारा डॉलर आ रहा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है आरबीआई कि उस ज्यादा आने वाले डॉलर को मार्केट से हटा देता है।
यानी अपनी तिजोरी में रख लेता है। जितना भी एक्स्ट्रा डॉलर होता है वो सारी एक्स्ट्रा डॉलर को अपनी तिजोरी में रख लेता है, और जितना पैसा बाहर गया होता है, जितना रुपया बाहर गया होता है, केवल उतना डॉलर मार्केट में छोड़ता है। उससे क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, तो ये आगे वाली कंडीशन नहीं होती है। इसी प्रकार से जब ये होता है कि हमारे देश में से ज्यादा रुपया चला गया होता है बाहर और हमारे देश में आता कम है, तब क्या हो रहा है, हमारे देश में जितना पैसा एक्स्ट्रा बाहर गया है उतना पैसा आरबीआई अपने पास से निकाल देता है। यानी ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, डॉलर को सेल करता है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई डॉलर जो है वो सेल करता है। यानी ऐसी कंडीशन में आरबीआई डॉलर बाहर भेजता है, और ऐसी कंडीशन में जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो डॉलर को परचेज करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे कि भाई आरबीआई यहां पर क्या करता है। क्लियर? ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी देखिए, इस चार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आप सभी के लिए, जो आपको हमेशा काम में आएगा। इस पूरी बात को ऐसे यहां पर ध्यान में करिए। क्लियर? अब ऐसा करता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। कैसे हो गया भैया, जितना पैसा बाहर गया था, जितना ज्यादा बाहर गया था उतना ज्यादा हमने ले आए, तो यहां पे जीरो कर दिया, यहां पर भी जीरो कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हमेशा कैसा रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यही चीज पूरी यहां पर भाषा में लिखी हुई है। आप इसको पूरी भाषा को समझ सकते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होता है। ठीक है, ये सब यहां पर डिटेल लिखी हुई है। आप इसको आसानी से यहां पर पढ़ सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना? देखिए आगे, ये कैपिटल अकाउंट आ गया, ये कंपोनेंट आ गए कैपिटल अकाउंट के। इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अलावा यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, ये बोरोइंग के बारे में बताया गया है, एक्सटर्नल असिस्टेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको समझाया कि जब क्रेडिट हो जाए कम और डेबिट हो जाए ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो अब एक टॉपिक यहां पर और पढ़ना है, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको थोड़ा सा और समझेंगे, फिर ये चैप्टर एंड होगा। देखिए क्या चीज है ये। तो मित्रों, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो मैंने आपको बताया कि वो रेट जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज हो सकती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे $1 के बदले कितना रुपया मिलेगा, $1 के बदले कितना डॉलर मिलेगा, ये एक्सचेंज रेट है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज रेट जो है दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर बार दोस्तों हमें मनी सप्लाई और मनी डिमांड रहती है। यानी कई लोग ऐसे हैं जो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, और कई जगहों से फॉरेन करेंसी सप्लाई भी की जाती है। ठीक है ना? तो वो यहां पर लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ही आखिरकार क्यों होती है। तो मैंने बताया आपको कि भाई फॉरेन करेंसी हमें क्यों चाहिए, हम गिफ्ट भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, हम बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज में, हम बहुत सारे सर्विस और गुड्स को खरीदते हैं। उन सब चीजों के लिए हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है। सेकंड अगर बात करें तो यहां पर देखिए सप्लाई कहां कहां से होती है, तो मैंने बताया कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से हमारे पास आता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, वहां से आता है। लोन लेके आते हैं, वहां से आता है। और तमाम तरीकों से हमारे पास जो है वो पैसा आता है। ट्रांसफर हमारे पास कुछ आते हैं, उन ट्रांसफर से हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है ना? अब देखिए हमारी कंट्री में क्या होता है, इस फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस किया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा रुपया बहुत स्ट्रांग हो जाए, करेंसी का रेट ऊपर चला जाए, करेंसी रेट नीचे आ जाए, ऐसा नहीं है, उसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हैं। जैसे एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ऐसे 3 तरह के सिस्टम्स हैं। उसमें से भारत में शुरुआत में हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का प्रयोग किया, और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं क्या है। एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन आप जरूर यहां पर ध्यान में करिएगा। क्या लिखा है, रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी एंड अफेक्ट द ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ द मनी बिटवीन द कंट्रीज, उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्या होती है, ये दोस्तों मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है।
जो हम समझ रहे थे, अगर किसी भी करेंसी का डिमांड बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, किसी भी करेंसी का डिमांड घटता है तो वैल्यू घट जाती है ना। अगर इस तरीके से किसी करेंसी को हम फ्री छोड़ दें और मार्केट फोर्सेस पर उसे छोड़ दें, मार्केट के अनुसार उसका रेट ऊपर नीचे जाए, तब ऐसे सिस्टम को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। यहां पर दो चीजें होती हैं, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए किसी भी करेंसी की किसी अन्य करेंसी की तुलना में डिमांड घट रही है, तो उस वैल्यू में क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जैसे डॉलर और रुपया, जनरली क्या होता है, रुपए का डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि डिमांड किसकी रहती है, हमेशा डॉलर की रहती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती रहती है, रुपए का डेप्रिसिएशन होता रहता है, ठीक है। दूसरा एप्रिसिएशन, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसका क्या होगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे छोटी छोटी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप इसको यहां पर ध्यान में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दे रखी हैं कि भाई अगर कोई भी कंट्री इस तरीके से अपनी करेंसी को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या उसके फायदे और नुकसान रहते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिले भाई कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना आता रहेगा, जितना डिमांड घटेगा जाता रहेगा। सेकंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। सेकंड क्या है, फिर रिमूव इंप्लीमेंट कैपिटल और ट्रेड ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन में इफिशिएंसी आती है, ठीक है ना। साथ में जो हमारा इशू ऑफ करेंसी अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पे रहते हैं। ये कुछ मेरिट्स हैं हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। इसी प्रकार कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जो रेट फ्लक्चुएशन है वो बहुत होता है, कभी डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा, कभी डिमांड घटेगी तो घट जाएगा, ऐसा रहता है ना। जो हमारा डिटरेंट है तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ में जो प्रमोट्स स्पेकुलेशंस हैं हम उसको भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मार्केट अनसर्टेनिटी है वो भी हमको इफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट खुद ही, आरबीआई खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट करता है, खुद ही अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट करेगा, खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू घटा देगा और खुद ही बढ़ा देगा। उसका रीजन मैंने आपको अभी चार्ट में समझाया था, अब आपको समझ में देखिए बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। देखिए वापस चार्ट पे आते हैं। अगर देखिए करेंसी को स्ट्रांग करते हैं, अगर अपनी करेंसी को हम स्ट्रांग कर दें तो क्या होगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट घटेगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आरबीआई डॉलर को परचेज करेगा, है ना, रुपए की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। यानी जब भी आरबीआई खुद अपनी करेंसी को स्ट्रांग करता है तो ये वाले काम इकोनॉमी में होते हैं। और जब भी आरबीआई अपनी करेंसी को वीक कर देता है, यानी अपनी करेंसी का रेट घटा देता है, तो ये वाले काम होते हैं, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से जैसी जैसी नीड होती है इकोनॉमी की, वैसा वैसा आरबीआई काम यहां पर कर देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो वही यहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है कि जब आरबीआई खुद ही अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करे या अपनी करेंसी का रेट बढ़ाए, तब उसे कहते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में इंडिया ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपनी करेंसी को बार बार डिवैल्यूएट किया था। उसका रीजन था, शुरुआत में भारत के पास क्या नहीं थे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थे, कुछ भी सिस्टम नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे। तो यहां से बहुत सारे लोग पढ़ने बाहर जाते थे तो पैसा लेकर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस बाहर करते थे तो पैसा लेकर जा रहे हैं। उस पैसे लेके जाने की वजह से क्या हुआ, आरबीआई का डॉलर, आरबीआई का फॉरेक्स बहुत सारा खत्म हो गया। क्यों, बाहर जाकर रुपया तो काम करेगा नहीं, वो रुपया आरबीआई के पास आया, आरबीआई से डॉलर लिया और बाहर चले गए। अब उसमें क्या था, आरबीआई का नुकसान होने लगा। तो आरबीआई ने कहा कि कैसे रोका जाए, तो उन्होंने एक सिस्टम लगाया। मान लीजिए उस समय $1 में मान लीजिए 10 रुपए थे, तो इंसान जो है 10 रुपए दे रहा है और $1 ले रहा है। आरबीआई ने इस बात से परेशान होकर क्या कहा, खुद ही कह दिया कि भैया अब $1 में जो है वो 15 रुपए हैं, अब 15 दोगे तो मिलेगा $1 वरना नहीं मिलेगा। अब ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोग अपना पैसा बाहर लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे अपना डॉलर जो है वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आरबीआई ने कई वर्षों तक इसको बढ़ाते रखा और हमारा करेंसी रेट जो है वो अपने आप गिराते रखा, ठीक है ना। वही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, आप इसको आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ध्यान में आपके रहेंगी। नेक्स्ट यहां पर देखिए अगला जो है हमारा वो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट है, जो इस समय हम यूज करते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होता है, हम करेंसी को मार्केट फोर्सेस पर फ्री छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं ताकि हमारी करेंसी जो है अचानक से एकदम फ्लक्चुएशन से बची रहे। यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ रूल्स के साथ अपनी करेंसी को मार्केट फोर्स, डिमांड और सप्लाई पर छोड़ देना, वो हमारा क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है। अब प्रीलिम्स में सवाल पूछता है कि भैया वो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें सेंट्रल बैंक खुद ही अपनी करेंसी का रेट डिसाइड करता है, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है।
और वो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है करेंसी का रेट, तो वो हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, वो वाले सिस्टम हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपको चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है और ये चीजें दोस्तों आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। तो इस तरह का ये हमारा ओपन इकोनॉमी का चैप्टर था जो भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा। हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमी के चैप्टर अब देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपके आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।